आपके हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। पूरे इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दें, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, ऐसा ही पेपर बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। ठीक है, कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? तो आप जानते हैं यहाँ अंडर रूट 2 है। 2 क्या होती है? एक अभाज्य संख्या। और आप जानते हैं कोई भी अभाज्य संख्या हो और उसके ऊपर अंडर रूट लग जाए, किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अंडर रूट लग जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये आप जानते हैं। तो देखो, ये अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा है तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। 4 अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 होता है 2, 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी बट्टे क्यू के रूप में। लिख के दिखा दिया मैंने पी बट्टे क्यू के रूप में। और बट्टे में 0 नहीं है, ये 0 है क्या? नहीं है, यानी कि ये क्या एक परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में आ जाओ। क्या बोल रहा है? ये जो द्विघात बहुपद दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा। क्या होता है प्यारे बच्चों? सी अपॉन ए होता है। सी अपॉन ए होता है। तो बहुपद में देखो बाबू, ए के स्थान पर क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणज 2 है। बी के स्थान पर क्या है? एक्स का गुणज माइनस के 7 है। और सी अचर पद हमारा क्या? माइनस के 15 है। तो सूत्र में रख दीजिए। तो सी हमारा है माइनस के 15 और ए हमारा है 2। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा माइनस के 15/2, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 15/2। अगर आपसे योगफल पूछता, शून्यकों का योगफल, तो उसका सूत्र क्या होता? माइनस का b/a। ठीक है, माइनस का b/a। तो b क्या होता है? अपना दे रखा है माइनस के 7 और a दे रखा है 2। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। तो अगर योगफल पूछता तो 7/2 होता। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो उसका चौथा पद क्या होगा? ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाओ। हमें nवां पद दे रखा है, an दे रखा है 5n-2। हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? चौथा पद निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? चौथा पद, यानी कि n की जगह पे बस 4 रख देना है, a4 निकालना है। तो जहाँ n दिख रहा है वहाँ पर 4 रख दो, -2, 5 20 माइनस के 2, 20 में से 2 घटाओगे 18 आ जाएगा। तो चौथा पद हमारा क्या होगा? चौथा पद हमारा 18 होगा। चौथा पद 5 20 में से 2 घटाओगे 18 आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगर इसी प्रश्न में अगर आप बोलता कि भैया सार्वंतर बताओ कितना होगा, इसी प्रश्न में अगर तुमसे पूछ देता सार्वंतर बताओ डी क्या होगा, तो डी क्या होता है? सार्वंतर क्या होता है? एन का गुणज प्लस का 5 है, तो आंसर आ जाता है प्लस का 5। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, ये आपके नई एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न है। ठीक है, अच्छे से कर लेना, ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। यहाँ क्या है? साइन 18 बट्टे में है कॉस 72। तो ट्रिक के साथ बताता हूँ। देखो, इन दोनों कोणों को जोड़ रहेंगे, 18 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। ठीक है, जब ऊपर में साइन कॉस हो और दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 आए तो कट के ये आंसर 1 देता है। ये ट्रिक है कि अगर ऊपर नीचे भाग में साइन कॉस हो और दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 आए तो उसका मान 1 होता है। ये तो ट्रिक है। और अगर आपको डिटेल में जानना है, समझना है कि भैया कैसे आता है 1, तो उसके लिए आपको प्रश्नावली 8.3 देखनी पड़ेगी, जो कि मैंने पढ़ा रखी है। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अंगे नंबर पे आ जाओ, अंगा नंबर अगला वाला। कह रहे द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो आप जानते होंगे, है ना। इधर x का मान होता है पॉजिटिव, इधर x का मान होता है नेगेटिव। ऊपर y का मान होता है पॉजिटिव, नीचे y का मान होता है नेगेटिव। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो और किसी भी बिंदु के लिए अगर कोई बिंदु मैं लिखता हूँ, पहले निर्देशांक x आता है, फिर निर्देशांक y आता है, ये आप जानते हैं। तो इधर x का मान क्या हुआ?
पॉजिटिव, ऊपर y का मान भी क्या है पॉजिटिव, इधर x का मान हुआ नेगेटिव, ऊपर y का मान हुआ पॉजिटिव, इधर x का मान हुआ नेगेटिव, नीचे y का मान भी है नेगेटिव, इधर x का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान है नेगेटिव। ठीक है जी, तो आप जानते हैं ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है, ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है। तो हमसे बोला है निम्नलिखित में से तो चतुर्थ होना द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा है? द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, तो चौथा वाला हो जाएगा, चिन्ह देखना है अपने को। अगले वाले में आ जाओ, 4 में कह रहे हैं इसके मूल क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। तो माइनस का 25 इधर के हो जाएगा प्लस का 25, वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस के 5, प्लस का 5 माइनस का 5। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाओ 6 में, कह रहे हैं अगर त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है, ए बी 2 है, बी सी 3 है, पी क्यू 4 है, तो क्यू आर का मान क्या होगा? देखो प्रश्न में आ जाओ, हमारे पास दो त्रिभुज है, हमारे पास दो त्रिभुज, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ये आपस में क्या है? समरूप है। इस त्रिभुज पहले वाले का नाम दे रखा है ए बी सी, अगले वाले का दे रखा है पी क्यू, ये पहले से ही समरूप है, ऑलरेडी दे रखा है। हमें ये दे रखा है कि भैया ए बी 2 है, ए बी 2 सेंटीमीटर है, बी सी अपना 3 सेंटीमीटर है, उसके बाद पी क्यू अपना 4 सेंटीमीटर है। तो इस क्यू आर का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। यहाँ से ए बी आ जाएगा और यहाँ से बट्टे में पी क्यू बराबर, यहाँ से बी सी आ जाएगा और बट्टे में क्यू आर। ठीक है, तो ए बी का मान हमारे पास है 2 और पी क्यू का मान हमारे पास है 4, बी सी का मान हमारे पास है 3 और क्यू आर हमें निकालना है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तिरछी गुणा करेंगे, क्यू आर एक कम क्यू आर और 3 दूनी 6, तो क्यू आर का मान क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। क्यू आर का मान क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो सभी प्रायिकताओं का घटनाओं का जो योग होता है वो 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। अब हम आते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ अपना 6 आ जाएगा और इधर अपना 20 आ जाएगा। इसका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 6 को काट दो, 2 3 6, 3 एकम 3, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें गुणनखंड करना होता है। फिर आ जाओ, 2 एकम 2, पीछे से 0, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, है कि नहीं? तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 एक बार है, 3 एक बार है। 20 को लिख सकते हैं 2 कितनी बार है? 2 है 2 बार, और 5 है 1 बार। हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो पहले देखो जो संख्या दोनों में, पहले उसको ले लो, दो दोनों में हमें निकालना है एलसीएम। हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है? जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात लो। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, और जो छूट गया उनको गुणे में डाल दो। 3 छूट गया, 5 छूट गया, 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 15 चौको 60, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, तीसरे नंबर पर क्या बोल रहा है? ये द्विघात समीकरण है, व्यापक रूप है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, तो देखो यहाँ लिखेंगे दिया है द्विघात समीकरण, क्योंकि वर्णनात्मक प्रश्न अच्छे से लिखना पड़ता है। द्विघात समीकरण में क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। चूंकि क्या दे रखा है? चूंकि बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका मान क्या है? 0 से बड़ा है। लिखेंगे चूंकि विविक्तिकर, विविक्तिकर का सूत्र होता है विविक्तिकर,
चूंकि व्यक्तिगत धनात्मक है इसलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ये लिख दोगे इसका उत्तर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तीसरा भी हो गया, चौथे पे आ जाओ। कह रहे हैं समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। इस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, पांचवे में आ जाओ। दिया है, क्या दे रखा है बाबू? एपी दे रखा है हमें। एपी हमारे पास है 1 3 5 7, ऐसे चला जा रहा है। तो यहाँ क्योंकि एपी इसने पहले ही बोल दिया है, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद को ऐसे दर्शाते ना, कितना है? 3 है। फिर आ जाओ सार्वंतर। सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं, क्या होता है? दूसरे पद से पहला पद घटाओ, तो दूसरा पद कितना है अपना? 3 है। पहला पद क्या है? 1 है। घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? nवां पद। अतः nवां पद ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 गुणा डी होता है। n की जगह n ही रखना है। ए हमारे पास क्या? प्रथम पद 3 है, n की जगह पर n रखना है। डी हमारे पास 2 है, रख दिया। 2 से अंदर गुणा करोगे, ये हो जाएगा 2n, 2 एक कम 2, तो ये हो जाएगा 2n। 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा हमारा nवां पद। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं कि tan a का मान 3/4 है, तो sin a का मान क्या होगा? पांचवें प्रश्न पे आ जाओ। मैंने सारा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, क्या दे रखा है? tan दे रखा है, tan a दे रखा है 3/4। इसको करने के 2-3 तरीके हैं। तो tan दे रखा है, हमें निकालना है, क्या निकालना है बाबू? साइन निकालना है। तो आप जानते हैं tan की मदद से हम cot निकाल सकते हैं। cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, अब आप जानते हैं cosec का उल्टा साइन होता है, cosec निकाल दो। आप सूत्र जानते होंगे, cosec स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर है। मान रखो, cot का मान कितना है? 4 है, बट्टे 3 है, रख दिया। वर्ग है तो वर्ग कर दिया। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अब देखिए लॉसअप पर क्या आ जाएगा? 9 1 कम 9, इसके गुणा इसके साथ 9 1 कम 9 प्लस 16 1 कम 16, तो ये आ जाएगा 25/9। तो वर्गमूल निकालेंगे, कौशिक स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा 25/9। तो कौशिक का मान क्या हो जाएगा? 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। कौशिक का मान इतना आ गया 5/3। और आप जानते हैं कौशिक क्या होता है? साइन का व्युत्क्रम। साइन क्या होता है? कौशिक का व्युत्क्रम। तो पलट दो, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे। आंसर ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे बिंदु 5,12 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ही है। एक बिंदु आपको दे रखा है, इस बिंदु का नाम मैं P बोल देता हूँ, जिसका निर्देशांक है 5,12। मूल बिंदु O से दर्शाते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। इसकी दूरी क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग, यही तो होता है। तो ये प्यारे बच्चों अपना x1 हुआ, ये y1, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। अब यहाँ मान रख दीजिए, x1 अपने पास है 5,
x2 अपने पास है 0, y1 अपने पास है 12, y2 अपने पास है 0। 5 में से 0 घटाओगे 5 आ जाता है, 12 में से 0 घटाओगे 12 आ जाता है। 5 का वर्ग होता है 25, 12 का वर्ग होता है 12 गुणा 12 144, जोड़ोगे तो 169। 13 को 13 से गुणा करेंगे 169 आता है, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा 13 मात्रक। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। ये हमारा वृत्त है, ठीक है। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या, यहाँ केंद्र है ओ, त्रिज्या की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। एक जो त्रिज्या है ना, जो चाप बनाता है वो केंद्र में जो कोण बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है। कोण हमारा 90 डिग्री है और त्रिज्या अपनी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चाप की लंबाई बताऊँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई आपको बतानी है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आप लिखेंगे दिया है, क्या लिखोगे? दिया है त्रिज्या आर बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर कितना है 90 है, ठीक है। हमें क्या निकालना? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में 2 पाई आर। अब मान रखोगे थीटा का मान है 90 बट्टे में 360, 2 पाई का मान है 22/7 और त्रिज्या का मान है 14। 0 से 0 घटा 9 चौकू 36, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 से 4 घटा, क्या बचा? सिर्फ 22 सेंटीमीटर। हमें क्या मिल जाएगा? उत्तर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि इसको हल करके ये लाना है 10 स्क्वायर। 8वें प्रश्न में आ जाओ। तो हम यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष अपने पास क्या है? बायां पक्ष अपने पास है 1 प्लस 10 स्क्वायर है बट्टे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यही है। तो आप जानते हैं सर्वसीमिका लगती है तो लगानी होती है, लगा लो। 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर है। क्या आप जो प्रूफ करना था वो आ गया? 10 स्क्वायर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? साइन कॉस में बदल देंगे अब। तो सेक को लिखते हैं हम 1/कॉस, वर्ग है तो वर्ग कर दो। कॉसेक को लिखते हैं 1/साइन, वर्ग है तो वर्ग कर दो। ठीक, अब आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। तो यहाँ आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक कम साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर एक कम कॉस स्क्वायर है। साइन बट्टा कॉस क्या होता है? 10, दोनों में स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा? 10 स्क्वायर। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। एक छात्र की परीक्षा में सफल होने की प्रायिकता इतनी है तो उसके असफल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके असफल होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। दिया है, दिया है, ऐसे लिखोगे छात्र के सफल होने की प्रायिकता पी ए मान लेते हैं।
कितनी दे रखी है? मैं 4/5 दे रखी है। हमें क्या निकालनी है? छात्र के असफल होने की प्रायिकता निकालनी है। छात्र के असफल होने की प्रायिकता आपको निकालनी है, यानी कि किसी चीज के ना होने के डैश से दर्शाते हैं, PA डैश अपने को निकालना है। आप ये भली बातें जानते हैं, किसी घटना की होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अपने को PA डैश निकालना है, तो ये प्लस का PA इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब मान रख दो PA का मान कितना है? 4/5 है। लॉसपा ले लो, बट्टे में 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, और ये 4 वैसे का वैसा आ जाता है। 5 में 4 घटाओगे 1 बचेगा, 1/5। उत्तर कितना होगा? 1/5 होगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं दो संख्याओं का HCF 9 है, तो दो संख्याओं का LCM आपको ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, दिया है क्या दिया अपने को? HCF 306 657 9 दे रखा है, तो हमें निकालना है LCM 306 और 657 का। क्या निकालना है अपने को? LCM निकालना है। ठीक, तो आप जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? मौशपा गुणे लौशपा के, HCF गुणा LCM के। ठीक है, यहाँ मान रख देंगे, संख्या हमारे पास है 306 और अगली वाली है 657। HCF अपने पास है 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। नौ गुणे में इधर क्या आ जाएगा? बट्टे में 9 से काटोगे, 9 तिया 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौको 36। अब आपको 657 को 34 से गुणा कर देना है। 657 गुणा 34, 6 7 28, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल लगा फिर से 2, 4 छंग 24, 24 और 2 26, 3 सते 21, हासिल लगा 2, 3 ही बचे 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19, छोड़ देंगे 8 3। ठीक है, हमें हमारा जो LCM मिल जाएगा वो मिलेगा 22 33 8। आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न क्या है अपना? कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको अपने को सिद्ध करना है। आ जाते हैं 11वें नंबर पर। सिद्ध करने वाला प्रश्न आपको पता है हर साल एग्जाम में आता है, तो उल्टा मान लेते हैं इसका। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या बच्चों? एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है, तो दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना? जहां पर इस Q का मान, बट्टे वाले का मान कभी 0 नहीं होता। P और Q हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तथा
जो HCF होता है P और Q का, वो हमेशा एक आना चाहिए। ये परमीय संख्या की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ऐसे प्रश्नों का लॉजिक क्या है कि अंडर रूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ ले आओ, प्लस का 6 रख के क्या हो जाएगा, माइनस का 6। P बट्टे Q परिमेय है, 6 परिमेय से परिमेय घटाने में परिमेय आता है, ठीक है। तो इसको एक समीकरण मान लेते हैं। अब आप जानते हो चूंकि P बट्टे Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगाए तो अपरिमेय होगा। हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो यहां लिख देंगे अतः समीकरण 1 से आप ये चीज़ मना कर दोगे कि भैया अंडर रूट 2 ना कभी भी बराबर नहीं हो सकती P बट्टे Q माइनस 6 के। ये आपने मना कर दिया। देखो आपने परिमेय माना है, तो परिमेय माना है तो ये चीज़ बराबर आनी चाहिए, तो ये तो बराबर नहीं आ रही है, यानी कि जो हमने माना है वो गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, क्या बोला, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो द्विघात समीकरण दे रखे हैं 12वें नंबर में, इसका मान निकालना है, मूल निकालना है, एक्स के दो मान बताने हैं। ठीक है, क्या है समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस नहीं माइनस है, -60 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं है तो एक है ना। आपको पता है एक्स स्क्वायर के गुणज की गुणा हमें अचर पद के साथ करनी होती है कि नहीं। आपको ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें, 1 गुणा 60, 60 एकम 60 है, और घटाएं तो 7 है, तो वो क्या होंगी, ऐसी दो संख्या 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाओगे 7 आ जाएगा। तो इधर अपना एक्स स्क्वायर है, 12x में से मुझे क्या घटाना है, 5x। ठीक है जी। अब आप देखोगे बाबू, यहाँ से एक जोड़ा है, यहाँ से एक जोड़ा है, पहले जोड़े से उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा, छोटी संख्या जिसका भाग दोनों में जा रहा है x है। एक्स स्क्वायर से 1x बाहर निकालोगे 1x बचेगा, और यहाँ से 12 बचेगा, 5 बाहर आ गया, x बचेगा, चूंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 5 कम 5, 1 बचा, 10 हो गया, 5 दूनी 10। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है वो सेम टू सेम है, यानी कि आपने सही किया है। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे, और जो उभयनिष्ठ आपने निकाला था उसे लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। अब इसको एक बार 0 मानेंगे, इसको एक बार 0 मानेंगे, यदि x प्लस 12 बराबर 0, तो प्लस का 12 इधर आके हो जाएगा माइनस के 12। ठीक, एक आंसर तो ये आ गया पहला मूल। और इसको एक बार 0 मानोगे, यदि x -5 बराबर 0, तो माइनस का 5 बराबर किधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5।
तो ये हमें मिल गया हमारा दूसरा मूल। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं दी गई आकृति में अगर डी ई समानांतर हो ए सी के, डी ई समांतर हो ए सी के और डी एफ समांतर हो ए ई के, तो आपको ये सिद्ध करना है। ओके, तो ये चित्र क्या एग्जाम में बनाना है? जी बिल्कुल बनाना होगा। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो चित्र यहाँ बना है आपको यहाँ पे भी बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चित्र जरूर बना लेना। कैसे करना है वो मैं करा दे रहा हूँ। ऐसे लिखोगे दिया है डी ई समांतर है ए सी के, वो दूसरा आपको दे रखे है डी एफ समांतर है ए ई के। फिर लिखोगे सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बी एफ बट्टे एफ ई, बी ई बट्टे ई सी ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक, तो चित्र बना लें क्या? चित्र यहाँ साइड में बना लेना। चित्र बनाना या तो पेंसिल से या फिर काले पेन से। ठीक है, बी, यहाँ पर एफ, यहाँ पर ई। चित्र मैंने गलत तो नहीं बना दिया? ये गलत बना दिया शायद। चित्र मैंने ना गलत बना दिया है। अरे यार, ये लाइन नहीं है। ठीक है, ये वाली लाइन नहीं है। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, ध्यान रखना। चित्र बना लेना ध्यानपूर्वक। तो पहले में आ जाते हैं, पहले कंडीशन में आ जाते हैं। चूंकि डी ई बट्टे ए सी, सिद्ध क्या करना है? बी एफ बट्टे एफ ई। किधर है बी एफ? बी एफ बट्टे एफ ई, बहुत आसान है। तो देखो, अगर डी ई समांतर हो ए सी के, डी ई किधर है भाई? डी ई समांतर हो किसके? ए सी के। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में क्या लगेगा? थेल्स प्रमेय लगेगा। तो यहाँ से देख लो, यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? हमारा जो बी डी ई है, डी ई है वो ए सी के समांतर है। तो क्या होगा? इधर से लगेगा बी डी बट्टा डी है, बी डी बट्टा डी है। इधर यहाँ पे आ रहा है तो ये हो जाएगा बी ई बट्टे ई सी, बी ई बट्टे ई सी। ठीक है, पहले कंडीशन से आपको पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाओ पुनः, दूसरा कंडीशन क्या है आपका? डी एफ समांतर है ए ई के। किधर है डी एफ? डी एफ समांतर है ए ई के। तो इस त्रिभुज में लगाएंगे थेल्स प्रमेय। अतः थेल्स प्रमेय से, या प्रमेय 6.1 से, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी डी बट्टा डी है किसके बराबर होगा? बी एफ बट्टा एफ ई के, बी एफ बट्टा एफ ई के। इधर देखो बी डी बट्टा डी है, इधर भी बी डी बट्टा डी है। तो इससे ये हटेगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, ये चीज इसके बराबर आ जाएगी। अतः बी ई बट्टे ई सी बराबर आ जाएगा बी एफ बट्टा एफ ई के। तो इधर ले लो थोड़ा सा, ये इसके बराबर देखो, ये इसके बराबर, ये देखो बात तो एक ही, बी एफ बट्टा एफ ई बराबर आ जाएगा बी ई बट्टे ई सी। और यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अथवा में भी है, उसको भी दिखा देता हूं मैं। ठीक है, अथवा वाले पे आ जाओ। और अथवा वाला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगर कोई एक
कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए ये चीज इसके बराबर होगी। अच्छा, तो अब इसमें चित्र दिया नहीं है, चित्र बनाना पड़ेगा। हमारे पास एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम है ABC। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। क्या बोल रहे हैं? AB भुजा और AC भुजा पर क्रमशः दो बिंदु है, एक तो D बिंदु है और एक तो है E बिंदु। और ये जो DE है ना, वो BC के समांतर है। ये भुजा इसके क्या है? समांतर है। अपने को क्या दिया है? यहाँ लिख देता हूँ, दिया है, क्या दिया है? DE समांतर है BC के, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है AD बट्टे AB किसके बराबर है? AE बट्टे AC के। देखो AD किधर है अपना? AD बट्टा AB पूरा, AD बट्टा D भी नहीं, AD बट्टा AB। अब ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो करने का टेक्निक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि DE समांतर है BC के, यानी कि इस त्रिभुज में क्या लग जाएगा? थेल्स प्रमेय लग जाएगा। यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। सभी चैप्टर वगैरह मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AD बट्टा DB हो जाएगा, AD बट्टा DB, और यहाँ हो जाएगा AE बट्टा EC। भुजा का अनुपात समान रहता है। अब ऐसे प्रश्न जब भी प्रूफ करने होते हैं, अब अगला स्टेप क्या है? आपको पलटना पड़ता है। यानी कहोगे पलटने पर, पलट दो, नीचे वाला आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। पलटने के बाद दोनों तरफ एक जोड़ना पड़ता है, एक जोड़ने पर, और जो भी करोगे वो दोनों तरफ करना है, एक तरफ से मजा नहीं है। ठीक है, करोगे तो सजा मिलेगी, नंबर कटेंगे, उत्तर नहीं आएगा। तो इधर अपना क्या है? DB है बट्टे AD, इधर भी एक जोड़ना है। EC बट्टे AE है, इधर भी अपने को एक जोड़ना है। अब आप ले लोगे लॉस ऑफ, इधर क्या है? अपना AD है, हल कैसे होता है? DB प्लस AD एक कम AD, यहाँ से लॉस ऑफ आ जाएगा AE, ये EC वैसे का वैसा आ जाएगा, और ये हो जाएगा AE एक कम AE। ठीक है, आप चित्र में आ जाते हैं। देखो DB प्लस AD किसके बराबर होता है? DB प्लस AD किसके बराबर होगा? AB के। किसके बराबर होगा? AB के। यहाँ लिख दिया AB, और बट्टे में क्या है? अपना AD है। और फिर यहाँ देखो EC प्लस AE, EC प्लस AE किसके बराबर है? AC के। तो यहाँ लिखोगे आप AC, बट्टे में हमारा क्या है? AE। स्टार्टिंग में हमने पलटा था, लास्ट में एक बार दोबारा पलट देना है। यहाँ लिखोगे पलटने पर, पलट दोगे तो AD ऊपर आ जाएगा, AB नीचे, AE ऊपर आ जाएगा, और AC नीचे। हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था। AD बट्टा AB किसके बराबर होगा? AE बट्टा EC के। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे केंद्र O वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, OQ 10 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न पे हम आ जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या, एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। हमें क्या बोला गया? केंद्र हमारा O है, ये वृत्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो ये वृत्त की क्या होगी? स्पर्श रेखा।
स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 8 है और स्पर्श रेखा पी क्यू है। पी क्यू हमें दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर और जो ओ क्यू है वो हमें प्रश्न में दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिज्या है मान लेते हैं ये आर है, ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जानते ही हैं प्रमेय 10.1 से, चूंकि प्रमेय 10.1 से क्या होता है बाबू कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। कोण P बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। अब जैसे यहाँ 90 लग जाएगा तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण अपने पास क्या है, देखो 90 अंश के सामने वाले वो जो कर्ण होती है 10 है, आधार हमारे पास 8 है, लंब अपने को निकाला, लंब को मैंने आर बोला, त्रिज्या रेडियस। तो 10 का वर्ग 10 गुणा 10 100 होता है, 8 8 64 होता है। संख्या को एक तरफ लिख लेंगे, प्लस का 64 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 64 घटाएंगे तो बचेगा 36। 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। त्रिज्या अपने को क्या मिल गई, 6 सेंटीमीटर। आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक निकालने के लिए आपको एग्जाम में हर साल प्रश्न मिलता ही मिलता है। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, 1 से 3, 3 पे खत्म हो, 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वर्ग अंतराल में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसकी माध्यिका निकालते हैं। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है वर्ग अंतराल। ठीक, ये वर्ग अंतराल आ गया। उसके बाद आपकी आती है बारंबारता। ठीक है, और उसके बाद आपकी आती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। देखिए बारंबारता को हम एफ से दर्शाते हैं, संचयी बारंबारता को हम सी एफ से दर्शाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हमें देखिए अंतराल क्या क्या दे रखा है, 1 से लेके 3, दूसरा दे रखा है 3 से लेके 5, 5 से लेके 7, 7 से लेके 9 और 9 से लेके 11, यही हमको दे रखा है। और यहाँ लिखते हैं हम कुल बारंबारता हमें जो दे रखी है, 6, 4, 11, 9, 5। अब ये देखिए ये हो गया 20, 30 और ये होगी 5, 35। ठीक है, बारंबारता के कुल योगफल को हम n से दर्शाते हैं। अब संचयी बारंबारता निकालने का टेक्निक क्या है, पहला वाला जैसा है वैसे का वैसा लिखा जाता है 6। अब 6 में ये वाला नीचे वाला जोड़ोगे, 6 में 4 जोड़ोगे 10, 10 में 11 जोड़ेंगे 21, 21 में 9 जोड़ेंगे 30, 30 में 5 जोड़ेंगे 35। अब आपने देखा होगा कि भैया यहाँ पे जो है यहाँ पे भी वही आ रहा है, और अगर ऐसा नहीं आ रहा तो आपने गलत कर दिया है, और ऐसा आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही काम किया है। अगला काम जो आपको करना है वो है आपको n/2 निकालना है। n क्या है अपने पास 35, 35/2 यानी कि 35 का आधा कितना होता है, 17.5। आपको संचयी बारंबारता में 17.5 से जस्ट पहली बार में जो बड़ा मिल रहा है वो देखना है। बड़े तो बहुत सारे हैं लेकिन जो पहली बार में बड़ा मिल रहा है वो है 21, तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो जब इसके सीध में गए हम तो ये हमें क्या मिला, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं माध्यक वर्ग। इसीलिए हमें क्या मिला, माध्यक वर्ग मिला। कभी कभी एक नंबर में भी आ जाता है कि माध्यक वर्ग क्या है, तो माध्यक वर्ग ऐसे निकालते हैं 5 से 7। माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो है 5। कितने कितने का अंतर है, 5 से 7 2 का अंतर है। अंतर हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, ये नहीं कि 5 में 7 घटा रहे तो 2 माइनस का, नहीं,
बड़े में से छोटा वाला घटाना होता है हमेशा, 2 है, ठीक है। और ये किसके कॉलम में है? एफ के कॉलम में है, तो एफ हमारे पास कितना है? 11 है। और जहाँ से आपने चेक किया जस्ट उसके ऊपर वाला ये जो 10 होता है, ये हमारा संचयी बारंबारता होता है। तो सी एफ हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों? 10 है, ठीक है। अब सूत्र में आ जाओ, माध्यक जिसे माध्यिका भी कहते हैं। माध्यक का सूत्र होता है एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। अब इस सूत्र में सभी मानों को देख देख के रखो। एल का मान हमें मिला है 5, एन बट्टा 2 हमें मिला था 17.5, संचयी बारंबारता हमें मिला था 10, एच हमें मिला था 2 और एफ हमें मिला था 11। 17.5 में से 10 घटाओगे तो बचेगा 7.5 बट्टे 2 11। तो यहाँ देखिए 7.5 दूनी 15 होता है, 15 को भाग देना है 11 से, दशमलव के 2 स्थान तक लेना वही बहुत है। 15 एकम 15, सॉरी 11 एकम 11, 15 बोल रहा हूँ। 11 एकम 11 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 पर जाएगा। 11 तियाँ 33, घटाएंगे तो 7 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 11 छंग 66, दशमलव के 2 स्थान तक आ गए वही बहुत है। तो 5 में आपको जोड़ना है 1.36, तो ये हो जाएगा 6.36 और यहाँ लिख देंगे लगभग। आंसर पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके प्यारे बच्चों, अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक थैले में 4 लाल गेंद है, 6 काली गेंद है। इस थैले में से एक यादृच्छिक मतलब बिना देखे गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही आसान है। हमारे पास एक थैला है, ये हमारी थैला है, थैला तो नहीं लग रहा, मैंने बाल्टी बना दी है कि नहीं, ये थैला है अपने पास। इस थैले पे हमको क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है अपने को? काली गेंद। काली गेंद अपने को दे रखी है 6, फिर अपने को दे रखी है लाल गेंद। लाल गेंद दे रखी है अपने को 4, तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी? 6 और 4 को जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है लाल गेंद आने की प्रायिकता, इसलिए लाल गेंद आने की प्रायिकता। देखो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यही होता है ना। संभव परिणाम कितना है अपने पास? देखो लाल की बात कर रहे हैं, लाल संभव परिणाम अपने पास कितना है? 4 है, और कुल परिणाम कितना है? 10 है। काटो ऊपर नीचे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, समान संख्या से ऊपर नीचे काटते हैं तो आंसर आ जाएगा 2/5। कितना आ जाएगा? 2/5, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसके अथवा में भी दे रखा है ना, क्या बोल रहा है? 52 पत्तों की, अथवा वाले में आ जाओ। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गट्टी में से एक पत्ता निकाला जाता है, हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की घटना क्या होगी? तो देखो कुल पत्ते कितने हैं? गड्डी में 52 पत्ते ही होते हैं। हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता एक कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं, तो हुक्म के पत्ते होते हैं 13। हमें क्या करना है? हुक्म का पत्ता निकालना है। हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, फिर से वही संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना? 13 है, कुल परिणाम कितना? 52 है। काटो, 13 कम 13, 13 चौके 52, ठीक है। हमें हमारा उत्तर 1/4 मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, ठीक है। कह रहे कुलदीप 10,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गया,
उसने खंचा जी से 200 तथा 500 के नोट, खंचा जी मतलब कैशियर, देने के लिए कहा। कुल 26 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 200 और 500 के कितने नोट प्राप्त किए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 17वें नंबर पे आ जाओ। मान लेते हैं, माना 200 रुपये के जो नोट है वो एक्स है तथा 500 रुपये के जो नोट है वो वाई है। ठीक है, 200 और 500 ही है ना। तो कुल नोट कितने हैं? कुल नोट अपने पास 26 नोट है, यानी कि 200 रुपये के एक्स नोट, 500 रुपये के वाई नोट, एक्स प्लस वाई को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 26 मिलेगा। ठीक है, और कुल राशि कितनी है हमारे पास? कुल धनराशि कितनी है? कुल राशि अपने पास है 10,000। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूँ 2 रुपये के मेरे पास 3 सिक्के यानी कि 6 रुपये हैं। 200 के कितने रुपए हैं हमारे पास? कितने नोट है एक्स, तो राशि कितनी हो जाएगी? 200 एक्स। और 500 रुपये के कितने नोट है वाई, तो 500 गुणा वाई। टोटल धनराशि किसके बराबर होगी? 10,000 के। तो यहाँ से देखो 100 वनिष्ठ है, 100 दूनी 200, 100 पंजे 500, इधर 2 जीरो, इधर 2 जीरो कटा, यानी कि 2x प्लस 5y बराबर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब प्रतिस्थापन लगाओ, विलोपन लगाओ, जो आपको सही लगे। यहाँ से देखो आप समीकरण 1 से क्या आ जाएगा? y का मान निकाल लो, प्लस का x इधर रख के क्या हो जाएगा? माइनस। तो मैं क्या करूँगा? y का मान उठाकर समीकरण 2 में रख दूंगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। इधर है अपना 2x, y का मान क्या? 26 माइनस के x, 100 है। हल करेंगे, 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, माइनस के 5x। देखो 5x में से 2x घटाओगे 3x बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 100 प्लस का इधर क्या हो जाएगा? 130 माइनस का, तो यहाँ बचेगा माइनस के 30। माइनस से माइनस कटा, 3 जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 कम 3 पीछे 0, तो x का मान आ जाएगा 10। x का मान आ जाएगा 10। अब इस x का मान को उठाकर यहाँ रख दो, आपको y का मान मिल जाएगा। चूंकि y बराबर है अपना 26 माइनस एक्स, तो x का मान कितना है? 10 रख दिया। 26 में 10 घटाओगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा आंसर। तो इस वीडियो का ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जो बचे हुए प्रश्न है वो मैं आपको पूरा सॉल्व करा दूंगा। मैं दिखा भी देता हूँ कितने शानदार शानदार क्वेश्चन है, बड़े नंबर के। ठीक है, बाकी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।